हेलो बच्चों, मैं पूनम यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अहमदनगर का किला। भारत की खोज जो बुक है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है और ये कब लिखी गई थी? 1944 में, जब नेहरू जी अहमदनगर किले की जेल में थे। तो उस वक्त इन्होंने ये बुक लिखी थी और इसकी जो तारीख थी वो क्या थी? 13 अप्रैल। तो शुरू करते हैं चैप्टर। नेहरू जी कहते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। अब जो नेहरू जी हैं वो अहमदनगर किले में इनकी 9वीं जेल यात्रा है। इससे पहले 8 बार ये जेल जा चुके हैं और 9वीं बार ये जो है अहमदनगर के किले की जेल में है। यहाँ आए इन्हें कितना समय हो गया? 20 महीने हो गए हैं। और जब यहाँ पर ये आए तो उस वक्त रात का समय था और शुक्ल पक्ष का वक्त था। तो वहाँ पर जो है जब चांद निकलता है तो शुक्ल पक्ष का जब चांद आता है तो नेहरू जी को ये पता चल जाता है कि उनके जो कारावास का समय 1 महीने का हो गया है। 1 महीना उनका कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार वो अपना समय जो है जानते रहते हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर दे रखी है यहाँ पर, ये जहाँ बाद में जो नेहरू जी आए फिर से 1953 में यहाँ अहमदनगर के किले में फिर से आए थे, उसकी यहाँ पर यात्रा का ये पिक्चर यहाँ दे रखी है। नेक्स्ट है अतीत का भार। अतीत का भार जानने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ये पिक्चर दी है इसमें दिखाया गया है कि जो अहमदनगर के किले में जो कक्ष था, कौन सा? नंबर 8, रूम नंबर 8, उसमें नेहरू जी को रखा गया था और 1942 से 45 तक यहाँ पर इन्हें रखा गया था। अब शुरू करते हैं अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यहाँ नेहरू जी कहते हैं कि जो ये किला है इसका कोई वैसे विशेष महत्व नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक कहानी यहाँ पर बताई जाती है। कौन सी कहानी है? तो बताते हैं कि चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की ये कहानी है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो ये चांद बीबी नामक सुंदर महिला की कहानी इस किले से जुड़ी हुई है। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने का कोई और साधन था। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। यहाँ पर जो नेहरू जी हैं कहते हैं कि जब मैं खुदाई करता था, जब बागवानी का काम करते थे, तो खुदाई करते हुए उनको जो है गुंबदों, पुरानी इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले थे, लेकिन उनको ज़्यादा दूर तक खुदाई उन्हें नहीं करने दी क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें मंजूरी नहीं दी थी। तो अब उन्होंने जो है खुदाई का काम बंद कर दिया, कुदाल छोड़कर क्या कर लिया? कलम उठा ली थी। अब कहते हैं कि न ही पैगंबर की भूमि में
उसके बारे में नहीं लिख सकता, न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। नेहरू जी कहते हैं कि मैं कोई पैगंबर नहीं हूँ, तो उनकी तरह जो है मैं भविष्य को नहीं बता सकता, और न ही कोई मैं इतिहासकार हूँ, तो मैं किसी इतिहासकार की तरह भी नहीं लिख सकता। तो मैं जो है अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके लिखना शुरू करता हूँ। अब अतीत का दबाव। अतीत के दबाव में देखते हैं, बताते हैं कि दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। यहाँ पर बताया है कि जो हमारा अतीत का दबाव होता है वो अच्छा और बुरा दोनों तरह का होता है। जिस तरह और उन लोगों के लिए ज़्यादा जिनकी जो सभ्यताएं हैं वो बहुत पुरानी हैं, जैसे हम लोगों की। अब यहाँ पर थोड़ा उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि जिस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल था हमारे देश में, तो उनसे हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिली थी और कुछ उनमें बुराइयां भी थी। तो जो अतीत की जो बातें होती है कुछ हमारे लिए अच्छी भी होती है और कुछ बुरी भी होती है। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशेष विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाइयों की जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। यहाँ इसमें अतीत के दबाव में अब नेहरू जी ने ये बताया है कि मैं सोचता हूँ कि मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है बहुत पुरानी है और तरह तरह के यहाँ पे चीज़ें होती रही हैं। तो यहाँ हम बोलते हैं कि क्या मैं दसियों हजारों सालों के दौरान हासिल की गई जो विजय थी उनका, उल्लासों का या पराजयों का, या जो हमारी इस धरती पर हैरत अंगेज साहसिक कार्य हुए हैं उनका, तो पूछता है कि मैं किसका अधिकार हूँ। फिर अपने आप अंत में कहते हैं कि मैं सिर्फ एक बात याद रखता हूँ कि हम जो है एक ही भगवान के द्वारा बनाए हुए और रक्त मांस और अस्थियों से बने हुए हम इंसान हैं, हम सब एक जैसे हैं। तो मैं इन्हीं बातों का, वर्तमान की बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैं अपनी किताब को लिख रहा हूँ। तो यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, केवल नेहरू जी की जो अहमदनगर के किले की जो यात्रा थी, जेल यात्रा, उसका वर्णन किया है उन्होंने। इसमें अपनी जो भारत की खोज बुक है वो स्टार्ट की थी। यही इसमें मेन पॉइंट है कि उन्होंने यहाँ पर रहकर अपनी ये बुक कंप्लीट की थी और ये जो है 13 अप्रैल 1944 में उन्होंने शुरू की थी और इस जेल में नेहरू जी 1942 से 1945 तक रहे थे।